हाँ आ रही। लेफ्ट में। चमकेगा उसका इसका हिल्टन ये पूरा खराब हो गया होगा नहीं। ठीक है यार, जैसी शक्ल है वैसे आना चाहिए, जैसी शक्ल है वैसे आना चाहिए। चलो ठीक है। हाँ फ्रंट वाला कैमरे पे। नमस्कार, मैं हूं योगेंद्र। जन टीवी में स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एक मुलाकात। एक मुलाकात में आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसे किसी परिचय का मोहताज नहीं है। केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री डॉक्टर सीपी जोशी साहब। जोशी साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। जोशी साहब, आप राजस्थान की पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं। राजस्थान में लंबे समय तक राजनीति के, आज भी आप सक्रिय राजनीति में हैं। राजस्थान से केंद्र तक का जो सफर है कैसा लग रहा है आपको? निश्चित तौर पर कोई भी जिम्मेदारी जो मिलती है उससे नया अनुभव होता है। प्रदेश की राजनीति और प्रदेश का गवर्नेंस अलग तरह का होता है और केंद्र की राजनीति और केंद्र का गवर्नेंस अलग तरह का होता है। निश्चित तौर पर अच्छा अनुभव हो रहा है और सीखने को मिल रहा है। असेंबली और सेंट्रल दोनों की आप, क्योंकि मंत्री यहाँ पे भी रहे हैं वहाँ पे भी रहे हैं, किस तरह की लाइबिलिटीज़ का फेस कर रहे हैं आप? नहीं, काम करने के तरीके में बहुत आधारभूत अंतर है। प्रदेश में निर्णय लेते हैं वो अधिकांशतः मुख्यमंत्री जी इनिशिएट करते हैं। मुख्यमंत्री के जो चीफ सेक्रेटरी हैं, विभाग के जो मंत्री हैं, वो मिलकर उस चीज़ को इनिशिएट करते हैं। केंद्र में जो निर्णय लेने की प्रक्रिया वो अलग तरह की है। केंद्र में मंत्रालय कोई निर्णय लेकर आगे बढ़ता है तो कैबिनेट मेमो बनाने से साथ में उनको रेलेवेंट मिनिस्ट्री को भेजना पड़ता है कमेंट के लिए। उनके कमेंट को एड्रेस करने के बाद वो जाता है प्लानिंग कमीशन के पास। प्लानिंग कमीशन ऑब्जेक्शन करता है, उसके बाद उनको मीट आउट करके फिर फाइनेंस के पास जाता है। फाइनेंस के ऑब्जेक्शन के बाद वो पीएमओ में जाता है। पीएमओ के असेसमेंट होने के बाद में वो कैबिनेट नोट बनता है। तो कैबिनेट में जो निर्णय लेने की प्रक्रिया है वो केंद्र में अलग तरह की है और प्रदेश में अलग तरह की है। दूसरा मेरा एक सवाल यहाँ पे है, अक्सर ये सवाल उठता है कि ब्यूरोक्रेसी है वो काम में बाधा डालती है। आपने दोनों जगह देखा है अच्छे से, कहाँ तक सच्चा है ये? ब्यूरोक्रेसी ज़्यादातर रूल्स बाउंड काम करना पसंद करती है। डेमोक्रेसी में जो इलेक्ट होकर आते हैं उनको जनता के प्रति उत्तरदायित्व होना पड़ता है, जवाबदेही होना पड़ता है। इसलिए निर्णय लेने की प्रक्रिया में जहां एक तरफ जनप्रतिनिधि में आतुरता होती है, वो चाहते हैं कि समय पर निर्णय हो, वहाँ प्रोसीजर जो चीज़ें हैं उनको एडर करने के कारण ऐसा इंप्रेशन बनता है कि ब्यूरोक्रेसी तेज गति से काम नहीं करना चाहती है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हरदम रहेगा। और किस तरह से जनप्रतिनिधि ज़्यादा एक्टिव होकर नियम और कानून के समझकर यदि निर्णय लेंगे तो मैं नहीं समझता कि ब्यूरोक्रेसी किसी में हिंड्रेंस कर देगी। लेकिन यदि हमें टोटल पर्सपेक्टिव, नियम, कानून और प्रक्रिया मालूम नहीं है तो हमें ऐसा इंप्रेशन होगा कि ब्यूरोक्रेसी उसमें ऑब्स्टेकल होती है। दूसरा सब, आपने पहले ग्रामीण विकास का आपके पास में दायित्व रहा केंद्र में, अभी भी बहुत महत्वपूर्ण विभाग आपके पास में भूतल परिवहन विभाग। किस तरह की योजनाएं हैं अभी
अपन बात करें भूतल परिवहन में, तो जिसका राजस्थान को भी सीधा फायदा मिलता हो। एक आधारभूत परिवर्तन यूपीए की सरकार आने के बाद हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज खुले और इसी दृष्टि से इस देश में तेज गति से सड़कों का निर्माण हो रहा है। आज इस देश में लगभग 76,000 किलोमीटर सड़क NHAI है और 76,000 किलोमीटर सड़क में लगभग 17,000 किलोमीटर सिंगल लेन रोड है। जब से यूपीए की सरकार बनी है तब से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जो हम ये काम प्रारंभ कर पाए हैं उसमें लगभग 30,000 किलोमीटर सड़क का हम अवार्ड कर सकें, करने का प्रक्रिया संपूर्ण की हमने। तो लगभग 1,00,000 करोड़ से अधिक का इन्वेस्टमेंट आज इस सड़क क्षेत्र में हो रहा है। वो इसलिए हो पाया कि हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में काम करने का निर्णय लिया और इसीलिए तेज गति से सड़क का निर्माण जो है वो हो रहा है। पीपी मोड की बात की आपने, तो पीपी मोड पे जिस तरह से टोल नाकों का जो जब से सामने आए, ये भी शायद पीपी मोड के बाद में आए, लेकिन अक्सर चर्चा ये होती है कि जो टोल नाके उनका पूरा टाइम हो जाता है, सड़क के जितने पैसे जितना इन्वेस्टमेंट किया गया उनकी तरफ से निवेश जितना किया गया वो पूरा उसके बावजूद भी वसूली की जा रही है। अक्सर चर्चा है इस तरह की। एक कन्फ्यूजन है। रोड सेक्टर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जो सड़क निर्माण का काम है उसमें कंसेशनर को ऑन एन एवरेज 20 वर्ष का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। मैं नहीं मानता कि किसी भी प्रोजेक्ट को भी 20 वर्ष पूरे हो गए, लेकिन ये बात सही है कि जो पहले हमने ब्रिज बनाए उन ब्रिज में जितना इन्वेस्टमेंट हुआ उसमें ब्रिज का पैसा वापस आने के बाद में वहाँ मेंटेनेंस का पैसा लिया जा रहा है। लेकिन ये समझने की आवश्यकता है कि हम सड़क बना भी दें, 20 साल में कंसेशनर पैसा ले भी ले और अपना पैसा रिकवर भी कर ले, और उसके बाद यदि मेंटेनेंस के संबंध में हम कोई कार्य नहीं करेंगे तो वो जो रोड बनी वो पूरी खराब हो जाएगी। इसलिए जहाँ कुछ भी ये संभावना बन रही है वो अलग अलग संभावनाओं को लोग देख कर रहे हैं। नेशनल हाईवे के संबंध में मैं कह सकता हूँ कि हमने 20 वर्ष के कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं, इसलिए अभी उस क्षेत्र में हम OMT के माध्यम से उसको ठीक करना चाह रहे हैं। और जो NHAI का पहला जो फेज आया था जिसमें GQ बना था वो टोटली गवर्नमेंट के फंडिंग से बना था, उसकी मेंटेनेंस के संबंध में हम अभी काम करने का काम कर रहे हैं। लेकिन जनता को भी समझने की आवश्यकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जो हम सड़क का निर्माण का काम कर रहे हैं वो लंबे समय तक सस्टेन नहीं रहेगी, उसकी गुणवत्ता नहीं रहेगी यदि हमने उस कॉन्ट्रैक्ट कंसेशनर के टाइम पीरियड के बाद में मेंटेनेंस के लिए वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था नहीं की। इसलिए मैं समझता हूँ कि वित्तीय संसाधन जो कंसेशनर का टाइम पीरियड खत्म हो रहा है उसके बाद मेंटेनेंस के लिए किए जाने के प्रावधान है। अभी NHAI में इस तरह की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। दिल्ली से जयपुर के बीच की जो डिस्टेंस है लगभग 250 किलोमीटर है, ये जल्दी से लोग दिल्ली पहुंच सके क्योंकि अक्सर जाते रहते हैं, लेकिन अभी भी जो रोड में है जितना समय कम लगना चाहिए वो काफ़ी देरी लग रही है। तो ऐसी कोई प्लानिंग आपने बीच में शायद चर्चा भी की थी कि जयपुर से दिल्ली के बीच की जो दूरी है उसको जल्दी से जल्दी जो वहाँ तक पहुँचते हैं राहगीर और जल्दी से पहुँचे इसके लिए एक विशेष प्लानिंग है, तो कब तक पूरी करने की योजना है? 2 काम है। एक जो सड़क एग्जिस्टिंग है अभी उसको 4 लेन की 6 लेन बना रहे हैं। 4 लेन से 6 लेन बनाने की प्रक्रिया में ट्रैफिक भी चलता है और कंसेशनर भी काम करता है, इसलिए जो 4 से 6 लेन की प्रक्रिया जो काम प्रारंभ हो रहा है इसलिए जयपुर से दिल्ली में समय ज़्यादा लग रहा है। लेकिन हमने एक नया और काम हाथ में लिया है कि एक वर्जिन लेन पर एक्सप्रेस हाईवे दिल्ली से जयपुर उसके न्यू अलाइनमेंट के संबंध में हमने चर्चा की है। हमारे मंत्रालय के अधिकारी और प्लानिंग कमीशन के जो डिप्टी चेयरमैन हैं उनके एडवाइज़र हैं मिस्टर हल्दिया जी, राजस्थान सरकार से यहाँ चर्चा करने के लिए आए। चीफ सेक्रेटरी से बात की, मुख्यमंत्री से बात की, हरियाणा के मुख्यमंत्री से बात की, हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी से बात की, दिल्ली की सरकार से बात की। हम तीनों सरकारों से बात करके एक नया अलाइनमेंट आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो सीधा एक्सप्रेस हाईवे होगा जो दिल्ली से जयपुर आएगा। जब ये एक्सप्रेस अलाइनमेंट हो जाएगा, उसका काम हो जाएगा, तब मैं समझता हूँ कि इस समस्या का हम और अच्छे ढंग से निदान कर पाएंगे। सर, सड़कों के लिए रोड कांग्रेस की अपनी एक गाइडलाइन बनी हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने रूल्स भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत बार आप देखते हैं कि सड़क बनती है उसके साथ टूट जाती है। तो कहाँ कहीं अभी जो तारकोल है उसमें कमी है या बनाने का जो तरीका है वो पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है? मैंने कहा आप नेशनल हाईवे की बात करें, कन्फ्यूजन है लोगों में। रोड सेक्टर इस देश में अलग अलग मंत्रालय के पास है। पंचायत की जो सड़कें हैं जो प्रधानमंत्री सड़क योजना में बनती है उसके निर्माण की जिम्मेदारी सरकार की होती है। जो स्टेट की रोड है, डिस्ट्रिक्ट की रोड है, उसके निर्माण करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। नेशनल हाईवे की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। राजस्थान में भी आप देखेंगे एक मेगा हाईवे के नाम से जो सड़क बन रही है वो सड़क स्टेट गवर्नमेंट बना रही है, भारत सरकार नहीं बना रही है। NHAI की जो सड़क है उस सड़क में BOT के माध्यम से, BOT NUT के माध्यम से हम जब सड़क बनाते हैं तो उसमें 20 साल तक कंसेशनर को उसको मेंटेन करना है।
इसलिए ऐसी कोई जानकारी मेरे पास नहीं है जहाँ पता हो कि कोई सड़क बनी और उसकी क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ हुआ और वो ठीक नहीं हो पाया, क्योंकि 20 साल तक यदि सड़क में तोड़ मरम्मत करने की आवश्यकता है या उसमें कोई गुणवत्ता नहीं है तो उस काम करने की जिम्मेदारी कंसेशनर की है। आपके ध्यान में ऐसा कोई स्ट्रेच हो तो मुझे बताएं, मेरा मंत्रालय निश्चित तौर पर उस काम को ठीक ढंग से करेगा। बाकी जो स्टेट्स की जिम्मेदारी उन सड़क के संबंध में सड़क के जो प्रदेश है वही कमेंट कर सकते हैं। दूसरा सर, रोड एक्सीडेंट्स को लेकर के काफ़ी बात आती है, जिसमें एक सड़क भी इसके लिए, सड़क पे चलते हैं तो निश्चित रूप से जिम्मेदारी है, टेक्निकल चीज़ें भी उसमें हैं। तो आपसे मेरी बीच में भी चर्चा हुई थी, तो इस तरह का है कि स्टेट्स के मुख्यमंत्री या फिर वहाँ के मिनिस्टर्स इनको बुला करके कोई चर्चा, क्योंकि बहुत गंभीर विषय है एक्सीडेंट्स का। कॉन्स्टिट्यूशन में रोड सेक्टर कॉन्करेंट लिस्ट में है, यहाँ भारत सरकार की जिम्मेदारी वहाँ प्रदेशों की जिम्मेदारी भी है। इसलिए जो कानून है उसके कानून को बनाने के बाद उसके एग्जीक्यूशन की जिम्मेदारी सरकारों के ऊपर है। इसलिए हम सरकारों से भी चर्चा करते हैं, उनके सेक्रेटरी से बुलाते हैं, मंत्रियों को बुलाते हैं और कोशिश करते हैं कि सब मिलजुल कर इस देश में रोड सेफ्टी के बारे में ज़्यादा अच्छे ढंग से काम करें। पर मूलतः देखा गया है कि जो हम मोटे तौर पर रोड एक्सीडेंट को क्लासीफाई करें तो बहुत ज़्यादा दुर्घटना हो रही है, वो हो रही है डिस्ट्रिक्ट रोड पे हो रही है या स्टेट रोड पे हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि नेशनल हाईवे पर नहीं हो रही, लेकिन जो कंपेरेटिव फिगर आया वो बता रहा है कि सब ज़्यादा जो दुर्घटना है वो स्टेट की रोड पर और डिस्ट्रिक्ट रोड पर हो रही है। डिस्ट्रिक्ट रोड पर तो खास तौर से ये और समझने की आवश्यकता है कि जब गाँव में हम सड़क बनाते हैं तो उस सड़क के अलाइनमेंट के लिए हम कोई कंपनसेशन नहीं देते। तो ज्योमेट्रिकली दृष्टि से सबसे जो डिफेक्टिव रोड होती है वो गांव की होती है, और गांव में नौजवान आदमी आजकल ऑटोमोबाइल्स में मोटरसाइकिल लेकर ड्राइव करता है, जब उसकी ज्योमेट्री ठीक नहीं होती है तो एक्सीडेंट ज़्यादा हो जाते हैं। एक कारण ये भी है जिसके कारण रोड सेफ्टी के इशू को स्टेट्स को आगे आकर करना पड़ेगा। अभी आपने देखा होगा कि हमने अभी चर्चाएँ की, मैन्युफैक्चर सेक्टर के लोगों के बुलाकर चर्चा की, हमने कोशिश की है कि इस बात को लोगों को अवगत कराएं कि ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री के जो व्यक्ति हैं उनको भी आगे आकर अपने ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर सेक्टर में भी कुछ ऐसे स्टेप लेने पड़ेंगे जो रोड सेफ्टी को एड्रेस कर सकें। आशा करते हैं कि आने वाले समय में रोड सेफ्टी के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और प्रदेश और देश की सरकार मिलकर इस इशू को एड्रेस करेगी। सर, एक चर्चा और रहती है, अक्सर जनरली देखा भी जाता है कि कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं जब भी टेंडर किए जाते हैं उसमें पूल सिस्टम को हावी कर देते हैं, जिससे रेट्स बहुत ज़्यादा होती हैं और निश्चित रूप से उनकी मोनोपोली भी चलती है, अपनी मनमानी करते हैं। मेरे मंत्री बनने के बाद मेरे मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि हम ई टेंडरिंग के माध्यम से अवार्ड करेंगे, और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि जब से हमने ई टेंडरिंग प्रारंभ की है ट्रांसपेरेंसी आई है, अकाउंटेबिलिटी आई है, और पिछली बार हमने 7,957 किलोमीटर सड़क का अवार्ड किया है। उसमें 3,000 करोड़ रुपए का प्रीमियम हमें प्रतिवर्ष मिलेगा, 20 साल तक मिलेगा, और उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू आज के दिन लगभग 30,000 करोड़ रुपए। केवल मात्र में राजस्थान की जनता को जानकारी देने के लिए, किशनगढ़ से अहमदाबाद की जो सड़क 4 लेन से 6 लेन की बन रही है उस सड़क पर लगभग 5,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। GMR उसका कंसेशनर है, वो हमें लगभग 636 करोड़ रुपए अगले 25 साल तक सरकार को देगा। ये इस बात का प्रतीक है कि ई टेंडरिंग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के बाद कार्टेल खत्म हुआ है, एग्रेसिव बिडिंग हो रही है और अच्छे परिणाम हो रहे हैं। सर, इस तरह की कोई प्लानिंग है कि क्योंकि NHAI आपके पास में है तो उस पर कुछ कॉरिडोर डेवलप करने का या फिर वहाँ पे मार्केट डेवलप करने के लिए? भारत सरकार ने अभी रोड सेक्टर में रोड के साथ में रियल एस्टेट को डेवलप करने का अलाउ नहीं किया, और हम ये पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर कर रहे हैं कि जैसे जैसे हम एक्सप्रेस हाईवे बनाना चाहते हैं उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है। तो हमने बिल्डर्स को बुलाया, जो देश के बड़े बड़े बिल्डर हैं, उनसे हम चर्चा कर रहे हैं कि यदि हम एक्सप्रेस हाईवे बनाएं उसमें हम नोड की जगह ओपनिंग दें, तो उन नोड की ओपनिंग पर यदि स्टेट गवर्नमेंट और कंसेशनर मिलकर रियल एस्टेट को डेवलप करें तो मैं समझता हूँ कि एक नए ढंग का फाइनेंस का मॉडल हम डेवलप कर सकते हैं। अभी इनिशियल स्टेज पर चर्चा है, आशा करते हैं कि आने वाले समय में इस संबंध में भी कोई निर्णय होगा। CP साहब से चर्चा जारी रहेगी, आप बने रहिए हमारे साथ, कहीं नहीं जाइएगा। फिलहाल लेंगे एक छोटे सा ब्रेक। सूचना के अधिकार के तहत लखनऊ के एक कार्यकर्ता ने राष्ट्रपति सचिवालय से ये जानने की कोशिश की कंटिन्यू। रोल।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक मुलाकात और हमारे साथ हैं केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री डॉक्टर सीपी साहब। सीपी साहब, बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है और सड़कों से विकास की, देश का विकास किस तरह का है उसका भी एक सामने प्रेजेंटेशन होता है कि रोड्स ऐसी होती हैं तो पता लगता है कि उस देश का किस तरह का डेवलपमेंट होगा वहाँ। क्या नई प्लानिंग्स कुछ आपको लगता हो कि इन रोड्स को डेवलप करने की आवश्यकता है? पूरे देश भर की बात करें तो देखा होगा कि जब हम रोड को कंसेशन से बनवाते हैं प्राइवेट सेक्टर में, तब टोल से पैसा कलेक्शन करते हैं, और टोल से जब पैसा कलेक्शन करते हैं तो बहुत बार टोल के वहाँ पर गाड़ी खड़ी रहती है, उसमें पेट्रोल और डीजल का कंजम्पशन होता है, टाइम का समय जाता है, और ख़ास तौर से जो दिल्ली गुड़गांव के आदमी जो ट्रेवल करता है वो देखता है गुड़गांव के पर कितना तकलीफ होता है। इसलिए नए सिरे से हमने समझा कि आईटी को इसके साथ जोड़ा जाना चाहिए। हमारे मन में ये कल्पना है कि अगले 2 साल में इस देश में हम स्मूथ ट्रैफिक को पास करने के लिए आईटी बेस पर टोल कलेक्शन का काम करना चाहते हैं। हमारे देश में जो आईटी के वैज्ञानिक हैं नंदन नीलकर्णी, उन्होंने एक RFID का एक टेक का जो कॉन्सेप्ट दिया है उसको हमने स्टैंडर्डाइज कर दिया है। स्टैंडर्डाइज करने के बाद में हम उसको लागू कर रहे हैं। अभी एक परवाणु जो हिमाचल की तरफ चंडीगढ़ से सड़क है उस पर हमने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया है। आने वाले समय में 3-4 और स्टेज पर हम लागू कर रहे हैं, और हमने अभी बाहर भी गए थे देश में, तब भी वहाँ लोगों को जाकर हमने कहा कि वो आए देश में और अपनी आईटी बेस्ड सॉफ्टवेयर को इंट्रोड्यूस करें, और वो सॉफ्टवेयर यदि इंटर ऑपरेटेबल है हमारे RFID के माध्यम से तो वो उस टेक्नोलॉजी को हमारे देश में लागू कर सकते हैं। सर्वर होगा, बैंकर से बात कर रहे हैं, कंसेशनर से बात कर रहे हैं, और एक बार RFID का टैग किसी व्हीकल पर लग जाएगा तो वो जब टोल को क्रॉस करेगा तो उसको रुकने की आवश्यकता नहीं होगी, अपने आप उसका पैसा डिडक्ट हो जाएगा। अब तो नई टेक्नोलॉजी क्लाउड का भी आ गया, उस क्लाउड की जो टेक्नोलॉजी उसको भी हम यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन आईटी को बड़े पैमाने पर लागू करने का काम मंत्रालय कर रहा है। ठीक उसी प्रकार जब एक सड़क पर यूजर जाता है और वो खुद टोल देता है अच्छी सड़क पर जाने के लिए, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि वो यूजर फेसबुक पर यदि रोड की कंडीशन के बारे में मंत्रालय के अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करे फेसबुक में, तो मंत्रालय के अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वो कंसेशनर से इंटरेक्ट करके उस यूजर की जो बात बताई है उसको एड्रेस करे। सड़क खराब है तो उसको ठीक करे और वापस यूजर्स को सूचना दे कि हमने इस इशू को एड्रेस किया। तो आईटी का एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है जिसमें सामान्य आदमी का जो अधिकार है, जो ट्रेवल कर रहा है, पैसे दे रहा है, वो स्मूथ ट्रेवलिंग कर सके। यदि उसमें रोड की खराबी है तो मंत्रालय की जिम्मेदारी बनती है कि कंसेशनर्स के साथ मिलकर उस काम को ठीक करवाए। तो कुल मिलाकर हम आईटी बेस्ड जो इंटरवेंशन है वो मंत्रालय में करना चाहते हैं, जिसके आने वाले समय में अच्छे परिणाम होंगे। अभी हमने चर्चा की है कि जिस तरह से एरोप्लेन में एक्सीडेंट होता है तो ब्लैक बॉक्स लगता है, जिससे मालूम पड़ जाता है कि दुर्घटना का कारण क्या है। ये टेक्नोलॉजी अब वेस्ट में भी प्रारंभ हो गई। हमने कहा है कि यही टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान में जो हमारे व्हीकल है उसमें भी लागू होनी चाहिए, ट्रक में है, कार में है, वो इस तरह की टेक्नोलॉजी लागू होनी चाहिए जिससे एक्सीडेंट के कारण हम पता लगा सके, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी जो एक्सीडेंट हो रहे हैं वो ड्राइवर की फॉल्ट से हो रहे हैं। तो हमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता है कि ठीक ढंग का व्हीकल हो, चलाने वाला ड्राइवर ध्यान रखे, तो हम बहुत बड़े पैमाने पर जो कैजुअलिटी है उसको रोक सकते हैं। ये जो नए नए इंटरवेंशन है उसको हम लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी सर आपने कहा कि नए नियमों की बात है, तो यहाँ पे एक सवाल ये भी है कि ऐसा कुछ मोड तैयार कर रहे हैं सर जिसमें एक व्हीकल जो भी हो उसका एक टाइम पीरियड हो, कितने साल बाद में उसे साइड में कर दिया जाए, मेन जो सड़क है NH है उस पर नहीं चल सके। इस बारे में खुद मैन्युफैक्चर सेक्टर के लोगों ने आगे आकर कहा है, और निश्चित तौर पर इस बारे में सोच प्रारंभ हुआ है और इसके बारे में निर्णय होगा। अभी आपने जैसे कि बताया है कि आईटी सेक्टर को ला करके और जैम फ्री करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप अभी विदेश यात्रा पे भी गए, ऐसी कहीं पे आपने कोई पहचाना किसी जगह को कि जहाँ की आपको अच्छी लगी हो कि टेक्नोलॉजी को हमें भी हमारे देश में इसको अपनाना चाहिए? मैं फ्रांस में भी जाकर आया, मैं अभी कनाडा में भी जाकर आया। हर जगह पर ये टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर दी गई उन्होंने। ट्रैफिक तेज़ गति से जाता है और ऑटोमेटिक उसका जो टोल है वो डिडक्ट होता है। तो ये टेक्नोलॉजी वेस्ट में बड़े पैमाने पर लागू है, हमारे देश में भी हमने प्रारंभ की, और एक मॉडल रूट बनाने के लिए दिल्ली का बाईपास बना रहे हैं, ईस्टर्न पेरिफेरल। उसमें हम सब चीज़ों को लागू करके देश में एक आदर्श प्रस्तुत करेंगे कि टेक्नोलॉजी में हमारा देश भी दूसरे देशों से कम नहीं है, और वो टेक्नोलॉजी के सारे जो इंग्रेडिएंट हैं उनको हम डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे उस स्टेज। सीपी साहब से विभाग से जुड़ी कई जानकारियाँ ली, अब लेते हैं कुछ दूसरे प्रश्न से उनको। सीपी साहब, राजनीति में अपराधीकरण का गठजोड़, इसको लेकर के बहुत चर्चा होती है, लेकिन जब समय आता है टिकट देने का तो उसमें बात देखी जाती है कि जिताऊ कैंडिडेट होता है उसको टिकट दे दिया जाता है।
ये अलग अलग राजनीतिक दल के ऊपर निर्भर करता है। मैं जब राजस्थान का पंचायत राज मंत्री था तब मैंने एक अमेंडमेंट किया था कि ऐसा केस जिसमें 5 साल के बाद सजा हो सकती है, यदि वो 4 सीट की स्टेज पर तो चुनाव नहीं लड़ सकता। लोग कोर्ट में गए और हाई कोर्ट ने उसको अपील किया। राजस्थान पूरे देश में एक उदाहरण बन सकता है जहां पंचायत के चुनाव में, नगर पालिका के चुनाव में हमने अपराधीकरण को रोकने के लिए कानून बनाया, कोर्ट ने उसको अपील किया और प्रदेश में वो लागू है। मैं समझता हूं कि ये आवश्यक है कि राजनीतिक दलों को आगे आकर इस तरह का निर्णय करना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को ये अमेंडमेंट करने की कोशिश की जानी चाहिए। अपराधीकरण के संबंध में यदि वो इलेक्ट होकर आते हैं तो जनता को भी जागरूक होने की आवश्यकता है। अब तो लोगों को यदि ये मालूम हो कि उस व्यक्ति का करैक्टर किस तरह का है और राजनीतिक पार्टी उनको यदि टिकट दे रही है तो ये राजनीतिक पार्टी की क्रेडिबिलिटी पर भी असर पड़ता है। मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में सभी राजनीतिक पार्टियां इस बारे में सोचेगी। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि चुनाव प्रतिनिधि कानून सम्मत, कानून को पालन करने वाला और कानून बनाने वाला है, वो एक आदर्श व्यक्ति बनकर आए। इस तरह के व्यक्ति नहीं आए जो अपराध में लिप्त हो। सर, अभी जो चुनाव है, पहले भी आपने देखे चुनाव, अब आने वाले जो चुनाव होंगे, विचारधारा का कितना असर है लोगों पे, या व्यक्ति देख करके वोट डाल रहे हैं? देश इतना बड़ा है कि राजनीतिक दृष्टि से ये हमने अपेक्षा की कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हमने जब ऑप्ट की थी तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि पार्टी, और पार्टी में होती है आइडियोलॉजी। जब तक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पार्टी का लोकतांत्रिकरण, पार्टी की विचारधारा मजबूत नहीं होगी, तब तक लोकतंत्र में हम जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन नहीं देख पाएंगे। अब इस देश में जिस तेज गति से लोकल एस्पिरेशन है वो बढ़ रही है, देश बड़ा है, वित्तीय संसाधनों की कमी है, इसलिए हमें लगता है कि हम इस चीज़ों को ठीक ढंग से एड्रेस नहीं कर पा रहे। पर मैं समझता हूँ कि संसदीय जो हमारी प्रणाली है वो ठीक ढंग से चल निकलेगी, और जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमने फेडरल स्ट्रक्चर को एंटिसिपेट किया है, अब नए सिरे से फेडरल स्ट्रक्चर की परिभाषा सामने आ रही है, क्योंकि स्टेट में जो दल जीत के आ रहे हैं, व्यक्ति जीत के आ रहे हैं, वो भी जनता के प्रति अकाउंटेबल हैं, और दिल्ली में जो सरकार बन रही है वो भी जनता के प्रति अकाउंटेबल है। इसलिए जो फेडरल स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रेंथन होगा और देश तेज गति से आगे बढ़ेगा। सीपी साहब, एक बहुत बड़ी बहस चली हुई है, एक चर्चा है, लोगों में जनरली चर्चा आती है कि चुनाव में पैसा जिस तरह से बहाया जाता है उसको रोकने के लिए क्यों ना केंद्र सरकार या इलेक्शन कमीशन जो है वो पैसा खर्च कैंडिडेट्स के लिए करे। कंसेंसस बनने की कोशिश की जा रही है। इस बारे में इलेक्शन कमीशन भी इनिशिएटिव ले रहा है, नेशनल पार्टी के साथ भी, जो राजनीतिक पार्टियां उनके साथ भी चर्चा की जा रही है। मैं समझता हूं कि समय आ गया उस बारे में सभी राजनीतिक पार्टियां आगे आकर ऐसा निर्णय करेगी कि यदि स्टेट फंडिंग हो जाता है तो जो बड़ा मनी के रोल के बारे में हम समझते हैं वो अपने आप रुक जाएगा, और समय के साथ ऐसा परिवर्तन होता है, और आशा करते हैं कि हमारे देश में भी ये परिवर्तन लागू होगा। सर, एक आपसे व्यक्तिगत जुड़ा हुआ सवाल है। अक्सर लोग कहते हैं, लेकिन बाद में कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो कहा सही कहा, आप खरी खरी कहते हैं। उसे कई बार कार्यकर्ताओं को लगता है कि यार गुड़ नहीं दी हमें तो गुड़ जैसी बात भी नहीं की सबने। राजनीतिक में राजनीति का नेतृत्व करने वाले जनप्रतिनिधि को अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं उनको सही बात कहनी चाहिए, और सही बात कहने का यदि साहस नहीं होगा तो हम उनका सही नेतृत्व नहीं कर पाएंगे। तात्कालिक खुश करने के लिए हम वो बात कह सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली यदि हमको सही बात बताएंगे तो लॉन्ग टर्म में क्रेडिबिलिटी उन्हीं आज व्यक्ति की रहती है। मैं 90-80 में एमएलए बन गया, वही सीपी जोशी, वही बातें, वही खरी बात कहने वाला व्यक्ति आज भारत सरकार में मंत्री है। तो मैं समझता हूँ कि लोग इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। लॉन्ग टर्म में सही बात कहने वाला व्यक्ति के प्रति आस्था बढ़ती है, क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, और उसके प्रति लोगों की जो है वो पसंद भी बढ़ती है। लेकिन वो तात्कालिक नुकसान इस तरह से लोगों में जैसे कि रिएक्शन आता है, नहीं, तात्कालिक ये आपको फैसला करना है। मैं जब 29 साल की उम्र में सार्वजनिक जीवन में आया तो मुझे मालूम था कि जो जिस तरह की बात मैं कह रहा हूँ उसके परिणाम क्या होंगे, लेकिन आज मैं जब इंट्रोस्पेक्शन करता हूँ तो मैं समझता हूँ कि मेरा जो निर्णय था कि जनता के सामने सही बात कहकर अपनी राजनीति करनी चाहिए, वही दीर्घकालीन राजनीति के लिए लाभदायक होता है। मैं नहीं समझता कि जो लोगों को गुड़ देने जैसी बात करने वाले व्यक्ति लंबे समय तक राजनीति कर पा रहे हो या कर पाएंगे, उनकी संभावना नहीं। राजस्थान से जुड़ा है, राजस्थान में तीसरे मोर्चे की क्या संभावनाएं लगती हैं आपको? राजस्थान में तीसरे मोर्चे की संभावनाएं नहीं है। राजस्थान में वो संभावनाएं जनता दल के समाप्त होने के साथ ही समाप्त हो गई। 2 दल की राजनीति ही राजस्थान में प्रभावित करेगी। ये बात सही है कि जब 2 राजनीतिक दल जो राष्ट्रीय स्तर के हैं वह जब प्रत्याशी के चुनाव में ठीक ढंग का निर्णय नहीं करते हैं तो जनता बहुत से स्थान पर निर्दलीय प्रत्याशियों को जिता देती है।
तब ऐसा लगता है कि राजस्थान में तीसरा मोर्चा बनेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि तीसरे मोर्चे की संभावना राजस्थान में नहीं है, क्योंकि तीसरा मोर्चा बनने के लिए जो एक दीर्घकालीन इशू बेस्ड राजनीति करने वाले हैं, ऐसा दल अभी सामने नहीं आ रहा है, इसलिए उसकी संभावना मैं नहीं देखता। केंद्र की राजनीति की बात करें तो गठबंधन की जो राजनीति है या क्षेत्रीय दल हैं जिनके सहारे अभी सरकारें लंबे समय से देखते आ रहे हैं, चाहे बीजेपी की रही हो, जिसको एनडीए का रूप दिया गया, अभी यूपीए है, तो इसका जो दबाव लगातार सहन करना पड़ता है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? अब हमें, मैंने कहा ना, कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमने फेडरल संघीय ढांचे की जो कल्पना की थी, जिस संघीय ढांचे में केंद्र होगा, प्रदेश होंगे, केंद्र और प्रदेश के किस तरह की रिलेशनशिप होगी, ये कॉन्स्टिट्यूशन में वेल डिफाइंड है। अब धीरे धीरे हम उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आज आपने देखा होगा कि अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग पार्टी की सरकार है, कहीं पर जनता दल की सरकार है, कहीं रीजनल पार्टी की सरकार है, कहीं पर नेशनल पार्टी की सरकार है प्रदेशों में। लेकिन आपने देखा होगा कि जो एनडीए की मीटिंग होती है, जिसमें चर्चा होती है, देश के प्रधानमंत्री मीटिंग लेते हैं, बहुत से ऐसे इशू हैं जिस पर कंसेंस इमर्ज हो रही है, बहुत से इशू है उस पर कंसेंस इमर्ज नहीं हो रही है। लेकिन सभी दलों को ये मालूम है कि इस देश को दुनिया में ताकतवर बनकर उभारना है, तो हमें अपने पैरोकियल सोच को छोड़कर नेशनल कंसेंस के इशू को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और हम उस दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं। अभी आपने स्वयं ने देखा होगा राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में उम्मीदवार का निर्णय लिया यूपीए ने, प्रणब मुखर्जी को, लेकिन आपने देखा अक्रॉस द पार्टी उनको सपोर्ट मिल रहा है। तो जब आप कुछ इस तरह के निर्णय लेते हैं जिसमें सभी दल ये मानते हैं कि हमारे इस पद पर ऐसे व्यक्ति जाने चाहिए, तो ये एक इंडिकेशन है कि आने वाले समय में नेशनल कंसेंस बनेगी उन इश्यूज़ के बारे में जो देश को मजबूत करे, दुनिया को आगे नेतृत्व करने के लिए देश को मौका दे। ऐसे इश्यूज़ पर सभी पार्टियां सहमत होगी और हम उस दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं। सर, मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे। सार्वजनिक जीवन से आप लंबे समय से जुड़े हैं, पारिवारिक जीवन भी है, तो इसको किस तरह से मैनेज करते हैं? ये आपकी खुद की चॉइस है, रोल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। मैंने यदि ऑप्ट किया है कि मैं सार्वजनिक जीवन में रहूँगा, तो निश्चित तौर पर मुझे सार्वजनिक जीवन में ज़्यादा समय देना पड़ेगा पारिवारिक संबंध से। तो ये निर्णय हमें स्वयं को करना पड़ेगा कि हम किस तरह की अपने जीवन शैली को अपनाना चाहते हैं। ये नहीं हो सकता कि हम सार्वजनिक जीवन में रहें और परिवार में ज़्यादा ध्यान दें और सार्वजनिक में ध्यान नहीं दें। तो ये रोल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो आदमी रोल कॉन्फ्लिक्ट नहीं करता है वो पारिवारिक जीवन भी अच्छी ढंग से निभाता है, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करता है, और सार्वजनिक जीवन की जिम्मेदारी का भी ठीक ढंग से निर्वहन करता है। तो सीपी साहब को आपने सुना एक मुलाकात में, जिन्होंने केंद्रीय नीतियों से लेकर के व्यक्तिगत जीवन तक की बातें की। सीपी साहब, आप हमारे साथ स्टूडियो पधारिए, उसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। अब एक मुलाकात को देंगे यहीं पर विराम। आप दीजिए मुझे भी इजाजत। नमस्कार। थैंक यू।